दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मछली पालन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। वह विषय क्या है? वह विषय है मछली को दाना खिलाना, यानी मछली की फीडिंग। और कोई भी अगर मछली पालन कर रहा है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं मछली को क्या खिलाऊं, कितना खिलाऊं और सस्ता कितना खिलाऊं, कि वो सस्ता मतलब पड़े और अच्छा भी रहे। तो इसी विषय पर बात करेंगे। आज हम दाने के विषय में बात करेंगे कि दाना घर पे किस तरीके से बनाएं कि बढ़िया दाना, कमर्शियल की तरह दाना आपका हो जाए और वो बढ़िया से काम करे, उसमें बढ़िया से प्रोटीन सारी चीज़ें उपलब्ध हो और घर पर बन जाए, आसानी से बन भी जाए और वह पौष्टिक भी हो, मछलियों को फायदा भी करे, मछलियों की बढ़वार हो। तो दोस्तों मैं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना चैनल अमित की पाठशाला। दोस्तों मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को लाभ पहुंच सके। दोस्तों अगर आप मछली पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप फीड जो है वह कैसा खिलाएं। फीड खिलाने का मतलब यह है कि सस्ता भी रहे और पोषक भी रहे, दोनों रहे, क्योंकि फीडिंग के दाम पर ही आपका जो है काफ़ी जो है पैसा फीड में खर्च हो जाता है और मछलियाँ फीड पर ही ग्रोथ करती हैं। जितना अच्छा आप फीड खिलाएंगे मछलियाँ उतना अच्छा ही ग्रोथ करेंगी। लेकिन अगर आप कमर्शियल फीड लेते हैं, बाज़ार से फीड लेते हैं, तो वह आपको महंगा पड़ता है। आज मैं यही चीज़ें आपसे बताने जा रहा हूँ कि मछलियाँ जो है आप घर पे किस तरीके से अपना मछलियों का भोजन तैयार करें कि वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करें और इसका जो है सीधा प्रभाव मछलियों पर पड़े और आपको दिखाई दे कि हाँ मछलियाँ ग्रोथ कर रही हैं। और आप लोग यह जानते ही हैं कि मछली पालन में सबसे अधिक खर्च भी जो है दाने पर ही होता है। तो यही मेन आज का टॉपिक, आज का विषय है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको सारी जानकारियाँ पूरी होनी चाहिए। और इसमें जो है फीड के बारे में मैं आप लोगों को आज पूरी जानकारी दूंगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक जो इसका है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यह बताना चाह रहा हूं कि मछली को फीड की आवश्यकता क्यों होती है और किस लिए होती है। दो विषय होता है कि क्यों होती है और किस लिए होती है। आप यह जानते हैं कि मछली पानी में इधर उधर तेजी से गति करती है, यानी चलती है। तो मछली जब चलती है तो उसे क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वह मछली को कहाँ से प्राप्त होगी? ये सभी लोग जान रहे हैं कि फीड से प्राप्त होगी। चाहे मछली होगा चाहे कोई भी जीव जंतु होगा तो उसको जो है फीड से ही उसको ऊर्जा मिलती है और वह चल फिर सकता है, अन्य कार्य कर सकता है। तो मछली की बढ़वार पर जो है ये फीड का सीधा प्रभाव इस तरीके से भी पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं की आवश्यकता के लिए आवश्यक है कि फीड में पोषक तत्व सही हो। अब फीड में अगर फीड आप खिला रहे हैं, मछली बढ़ रही है तो ये निश्चित है कि उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो पोषक तत्व फीड में यानी उसके दाने में पूरी तरीके से होनी चाहिए। अगर जो है आपका पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं होगा तो उसका सीधा प्रभाव मछलियों पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी मछलियाँ 6 महीने की हो गई, अभी 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, बड़ी नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके फीड का भी प्रभाव मछलियों पर पड़ता है, जो मछलियाँ बढ़ती नहीं हैं। तो आपको सही फीड देना है। तो दोस्तों मैं शुरुआत से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फीड में जो है पोषक तत्व की मात्रा किस तरीके से होती है। तो यह दो तरीके से होती है। नंबर 1 होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ये होता है दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वह दीर्घ पोषक तत्व होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी बहुत ही सूक्ष्म, छोटे में। अब जो है हम बात कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व में ये किन चीजों से मिलकर बना होता है या इसमें क्या चीजें आती हैं। तो माइक्रो यानी दीर्घ पोषक तत्व में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 वसा। वसा क्या है? वसा यानी फैट। अब जो है ये 3 चीजें तो माइक्रो यानी दीर्घ में आ गया, दीर्घ पोषक तत्व में। अब जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें आता है एक तो है मिनरल्स और दूसरा है विटामिन्स। तो
आप लोगों को ये पता ही लग गया होगा कि मैक्रो यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व में 3 चीजें आती हैं। एक प्रोटीन होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक वसा होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व में 2 चीजें आती हैं, एक होता है मिनरल्स और दूसरा होता है विटामिन्स। तो दोस्तों, हम मछलियों को कोई भी फीड खिलाएं, चाहे वो मार्केट का हो यानी कमर्शियल हो, और चाहे आप होममेड फीड आप बनाते हैं, घर पे आप बनाते हैं, तो भी आपका जो है ये 5 चीज़ें होना आवश्यक है फीड में। तो ये 5 चीज़ों को, चूँकि आपका जो है कमर्शियल फीड में पोषक तत्व बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, फैक्ट्री वाले अन्य चीज़ों को मिलाकर, कई तत्वों को मिलाकर, कई चीज़ों को मिलाकर वो ये चीज़ें पूरा कर लेते हैं। लेकिन इन सभी पोषक तत्वों को हम जो घर पे फीड बनाते हैं, होममेड फीड बनाते हैं, उनमें हम कैसे लाएंगे, इसी विषय पर आज हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो अब जो लोगों को फीड बनाने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसमें इन 5 तत्वों जो कि क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, ये सब रहेंगे। अब चूंकि हमारा उद्देश्य जो है कम कीमत पर अच्छा फीड तैयार करना है, उन्हीं चीज़ों को इसमें लेंगे जिनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो, परंतु उनकी लागत जो है वो कम हो, यानी खर्च उन पर जो है कम आए। अब चूंकि सबसे पहले 5 तत्वों में सबसे पहले बात आती है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, इस बारे में आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी जो है लाभ होगा इससे। तो पहला जो है क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सरसों की खल या मूंगफली की खल। तो जहाँ पर कुछ स्थानों पर सरसों की खल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो वहाँ पर सरसों का खल लेंगे। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में मात्रा भी बताऊंगा क्या क्या कितना कितना लेना है। तो और जहाँ पर मूंगफली की खल जो है आपको उपलब्ध हो जाए, तो आप मूंगफली की खल भी आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, नंबर 2 पर इसमें आता है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। तो आपको प्रोटीन का स्रोत पता चल गया। प्रोटीन का स्रोत क्या है, मूंगफली की खल या सरसों की खल है। और मेरे ख्याल से अगर आप सरसों की खल लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसमें दूसरे नंबर पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाने में सबसे अच्छी जो है 2 चीज़ें हैं, अब वो और सस्ती भी हैं। वह 2 चीज़ें क्या है, पहला है कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए, पहला है राइस ब्रान। राइस ब्रान क्या है, जब धान जो होता है उसका छिलका निकाल दिया जाता है, तो उस पर जो पॉलिश नीचे वाली एक पतली परत होती है, उसकी पॉलिश जो हटती है, वो राइस ब्रान होती है। सभी लोगों को पता है, किसान भाई हैं हमारे सब, और सभी को पता है। जो जिनको नहीं पता है वह मार्केट में जाएंगे, राइस ब्रान के नाम से कहेंगे तो उनको मिल जाएगा राइस ब्रान। और दूसरा क्या है, मक्का। तो राइस ब्रान आप कहीं पर आपको राइस ब्रान उपलब्ध होता है सस्ते में, तो राइस ब्रान लेंगे। अगर कहीं पे मक्का उपलब्ध होता है तो मक्का लेंगे, मक्का को आप पिसवा लेंगे। तो इस आधार पे जो है आप, मेरे ख्याल से अगर आप अच्छा स्रोत लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए राइस ब्रान सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा पड़ेगा। अब आप जब फीड तैयार करेंगे तो मान लिया आप सरसों की खली और राइस ब्रान मिलाते हैं, हम मान के चल रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाने का अनुपात क्या होगा, 1:2। इस अनुपात से आप क्या है, राइस ब्रान और वो खली और राइस ब्रान को इस अनुपात से आप मिलाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको कैसे क्या करना है ये भी बताते हुए चलूँगा। तो आपको क्या करना है कि सरसों की खल को कम से कम आप क्या करेंगे, 10 घंटा भिगो लेंगे। पानी, अगर आप 1 किलो सरसों की खल लेते हैं तो उसमें कम से कम 2 लीटर 2.5 लीटर पानी आप डाल देंगे, ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए और पानी वो पूरा सोख ले। तो कम से कम 10 घंटा जो है पानी में सरसों की खल को भिगो देंगे, यानी फुला लेंगे। जब आपका सरसों का खल फूल कर तैयार हो जाए, मतलब 10 घंटे बाद, यानी अगर रात में आप भिगो दीजिए सवेरे 8 बजे 9 बजे के लगभग, तो उसमें क्या करेंगे आप, राइस ब्रान को अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर देंगे, निकाल के कोई बोरा या कोई पन्नी या कुछ बिछा के बढ़िया बड़ा, और उस पर उसको पलट के उसमें राइस ब्रान क्या करेंगे आप, मिला लेंगे। अभी मैं आप लोगों को मात्रा भी बताऊँगा, ठीक तरीके से मात्रा बताऊँगा, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। अब क्या करना है
कि वसा, तीसरे नंबर पर हमने प्रोटीन की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, और अब मैं वसा की तीसरे की बात करने जा रहा हूँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व में। तो अब मैं वसा की बात करने जा रहा हूँ। तो वसा के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल यूज करेंगे। अगर सर्दी का मौसम है तो आप सरसों का तेल इसमें 100 ग्राम 200 ग्राम अगर यूज करते हैं तो मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और वसा भी मिलेगा, उनको गर्मी भी आएगी। लेकिन अगर आप यह नहीं भी करते हैं तो भी आपका वसा जो है वो राइस ब्रान से पूरा हो जाएगा। उनका राइस ब्रान में दो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जा रही हैं, कार्बोहाइड्रेट भी उपलब्ध हो जा रहा है और वसा भी उपलब्ध हो जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी मात्रा में अगर उसमें मान लिया 100 किलो बनाते हैं, आधा लीटर आप या 5 जो है 1 पाव के लगभग आप सरसों का तेल डाल देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको फैट यानी वसा प्राप्त हो जाएगा। तो सर्दियों में यह काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में। अब क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व में हमें मिनरल्स और विटामिन्स कैसे लेना है। तो मिनरल्स और विटामिन्स ये दो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, आप जब जाएंगे मार्केट में वेटनरी की दवाई की दुकान पर या जहाँ पर मछलियों का भोजन मिलता हो, दाना मिलता हो, इन सब जगहों पर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप जब कहेंगे कि भैया हमको आप मिनरल मिक्सचर का जो है पैकेट दे दीजिए, तो बिना कुछ संकोच किए, लेकिन आप जब भी लेंगे अच्छी कंपनी का लेंगे तो वो देंगे आपको 1-1 किलो के पैकेट में वो मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। कुछ सस्ता होता है, कुछ महंगा होता है, 150 रुपये केजी से चालू होता है और वो 600-700 केजी तक जाता है। लेकिन आप बहुत ना महंगा लेंगे ना बहुत सस्ता लेंगे, उसके पीछे देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों में मिनरल मिक्सचर में आप वहाँ पीछे जब पढ़ेंगे तो आपको सारी विटामिन्स भी मिल जाएगी और मिनरल मिक्सचर का भी जो है वो भाग आपको मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप जो है वहाँ से खरीद कर उसमें मिलाएंगे। अभी मैं आपको सब तरीका भी बता रहा हूँ क्या कैसे क्या मिलाना है। तो दोस्तों अब मैं आप लोग जान गए कि जो है दो तत्व होते हैं। एक जो है आपका हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व, एक हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का स्रोत आपको हम बता दिए, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आपको बता दिए, वसा का स्रोत बता दिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व में दो चीज़ें हैं, एक मिनरल है और दूसरा विटामिन्स है। तो इसको भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस मात्रा में आप कैसे क्या बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको 100 केजी दाना बनाना है, होममेड फीड आपको अगर 100 केजी लेना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 65 केजी आप राइस ब्रान लेंगे। कितना लेंगे, 65 केजी राइस ब्रान। और उसके बाद आप जो है 33 केजी सरसों की खल लेंगे। आप इसको कहीं लिख लीजिएगा, 65 केजी यानी 65 केजी राइस ब्रान, 33 यानी 33 केजी सरसों की खल, 1 केजी नमक, ये भी आवश्यक है। उसमें 1 केजी कितना लेंगे, नमक, बढ़िया कंपनी का कोई लीजिएगा, टाटा वाटा। और जो है 1 केजी आप इसमें मिनरल मिक्सचर मिला देंगे। और आपके ऊपर है, अगर सर्दी का मौसम है या आप जो है थोड़ा सा वसा की मात्रा बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 पाव 300 ग्राम 400 ग्राम के लगभग सरसों का तेल डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, एक बोरे पर प्लास्टिक पर सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उसको, पंजे से अपने एकदम जैसे खूब कायदे से कि वो मिक्स हो जाए, उसका एक एक कण मिक्स हो जाए। इस तरीके से आप मिक्स करेंगे, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट तक उसको मिक्स करेंगे खूब अच्छे से। और फिर क्या करेंगे इसको, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि उसको आपको क्या करना है। आप क्या कीजिएगा, जब बढ़िया से मिक्स हो जाएगा तो आप प्लास्टिक की बोरी लीजिएगा।
इस बात को आप ध्यान रखिए। प्लास्टिक की आप बोरी लेंगे, प्लास्टिक के बोरी में कम से कम 4-4 किलो 5-5 किलो आप डाल देंगे और अपने तालाब में आप क्या कीजिएगा, पानी के सतह पर चाहे तार, चाहे अगर तार आपका नहीं होगा तो बांस के छोटे छोटे टुकड़े जो कि सतह तक रहे, आप कई जगह पर तालाब में गाड़ देंगे उसको और क्या करेंगे, उन बोरों को उसमें बांध देंगे। अब बोरे ऐसे नहीं बांधेंगे, आप जाएंगे बोरे को बांधेंगे, उसमें 4-5 से लेकर 10-15 तक छेद करेंगे, छेद कर देंगे और उसमें वहाँ लटका देंगे। तो लटकाना ही है, कैसे लटकाना है, आप इस तरीके से लटकाइएगा कि बोरा जो है वो या बोरी क्या हो, पानी के ना ऊपर रहे ना नीचे रहे, पानी की सतह से 1 फीट नीचे रहे। अब आप इसका ध्यान रखिएगा। तो कोई भी मछली रहेगी, चाहे नीचे वाली मछली रहेगी चाहे ऊपर वाली मछली रहेगी, वहाँ तक आकर और उन भोजन को बड़े आसानी से चूस कर या काट कर वो खाएगी। तो और छेद जो है कम से कम अच्छा बनाइएगा, बहुत बड़ा भी ना बनाएगा, बहुत छोटा भी ना बनाएगा, इतना बनाएगा कि ये अंगूठा जो है अपने हाथ का अंगूठा उसके अंदर चला जाए, इतना बड़ा छेद बनाइएगा। अब क्या कीजिएगा कि उसको बोरे को जो आप बांस गाड़ेंगे, कई बांस गाड़ेंगे तो एक बांस पर एक बोरा लगाइएगा और उस बोरे को क्या कीजिएगा कि पानी की सतह से कम 1 से 1.5 फीट नीचे रहे, ना नीचे ही ज़्यादा रहे ना ऊपर रहे, 1 फीट पर रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप डाल देंगे और इस तरीके से उसको आप चेक करते रहिएगा कि मछली खाना खा रही है कि नहीं खा रही है। उसको कुछ दिन परखते हुए लगेगा कि उसको ये मालूम हुआ कि हाँ यहाँ खाना है, हमको मिलेगा, हम खाएंगे, तो उसके बाद वो खाना चालू करेगी और देखिएगा कि आपकी मछलियों को सस्ते में बढ़िया फीड आपको मिल जा रहा है और यह लगभग 2 दिन 3 दिन चलेगा। कोशिश ये कीजिएगा बहुत ज़्यादा दिन ना चले, उतना ही भोजन डालिएगा कि मछली खा ले। अगर 2 दिन पर आप बदल दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, 3 दिन पर 4 दिन पर बदल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना तो भोजन नीचे गिरेगा और ना उसमें कोई गंदगी फैलेगी। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका सस्ता भोजन और मार्केट से भी अच्छा भोजन जो कि आपके आंखों के सामने रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें डाला हुआ है, इनको पोषक तत्व मैं दे रहा हूँ। मार्केट में आप देखने नहीं जा रहे हैं कौन क्या दे रहा है, कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो ये आपकी मछलियों के लिए बहुत ही अच्छा बढ़वार है और काफ़ी अच्छा जो है इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है और उनके फीड की कास्ट में कमी आपको मिल सकती है। इस तरीके से आप कार्य करें। जो भी रहेगा आप हमको जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब पूरा देने की कोशिश करता हूं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे पुराने मेंबर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।